जैसा कि आप जानते हैं उनका एक स्टाइल रहा है जहां जो पीसी की टॉप लीडरशिप है वो यहाँ एक दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो एमएलसी भी रह चुके हैं एंड उनको बार बार जो पीसी की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, ही इज क्लेमिंग ही हैज द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे पीडीपी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे पीडीपी में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम, खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप पीडीपी का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए, आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें एमएचए का सपोर्ट है, ईडी वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ईडी के टॉप लोग हैं, सीबीआई के लोग हैं, एनआईए के लोग हैं, वो आजकल श्रीनगर में हैं, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। और अगर आप पीसी की पॉलिटिक्स देखेंगे यही रही है, लोगों को अरेस्ट करना। और ये पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, पीडीपी के लोगों को ही तंग नहीं किया, जो आप में से बहुत सारे यहाँ उम्दा जर्नलिस्ट हैं उनको तक पीसी ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन है उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब है उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस। वो आपका नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ईडी है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, एनआईए है, अमित शाह साहब इज ऑन बोर्ड। एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर करके बार बार, एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को ये बिल्कुल गटर में ला रहे हैं। दिस इज अ गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं पीसी की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं करते, आप जानते हैं कि लोग मर्जी से आपकी पार्टी में आना नहीं चाहते, इसलिए आप ईडी इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनआईए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी बनानी है, आप शराफत से बनाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और मेरा उनसे यही मैसेज है कि 2019 के बाद लगातार जो आपने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम सली करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ हैं, चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, डोंट फाइट अस विद ईडी, एनआईए। And once again, I appeal to the Honorable Home Minister that under your name, sir, under the name of investigative central agencies like the ED, NIA, CBI, a lot of PC members here, their top leadership is threatening, intimidating and browbeating PDP leaders, former MLAs. PDP ऐसे ही नहीं टूटी। जो आधे से ज्यादा लोग पीडीपी के पीसी में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ईडी, एनआईए, सीबीआई का इस्तेमाल किया। तो मैं अमित शाह साहब से ये भी कहना चाहूंगी कि अमित शाह साहब, हम यहाँ सियासत करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें यहाँ कोई गंदी राजनीति इंट्रोड्यूस करता है, दहशत इंट्रोड्यूस करता है, आप उनके अगेंस्ट प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई सेड, देयर नेम्स, the investigative agencies are not the private property or the assets of any party here or any of their leadership. So you want to fight us at the ballot. Don't try to do this.
मेरे मुंह में दही नहीं जमा. If you dare try to touch any of our leaders, whether that's Yasir Saab or anyone else, you will have to face us. और जो आप यहाँ ये दहशत फैला रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो हम आपको यहाँ नहीं करने देंगे. एंड अमित शाह साहब भी आप प्लीज क्लैरिफाई करिए, अगर ये आपके कहने पे नहीं हो रहा, आपके बेहस पे नहीं हो रहा, देन इमीडिएटली प्लीज मेक श्योर दैट यू रेन इन सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. क्योंकि ये यहाँ पे ये फैलाते हैं कि ईडी एनआईए के लोग जाके पीसी ऑफिस में जाके उनके घर में जाके वो प्लॉट करते हैं कि पीडीपी के लोगों को कैसे तंग करना है. तो ये साफ राजनीति नहीं है. We are fighting for people who are booked under ASPA, who are languishing under in jails. They deserve dignity. They deserve clean politics. They don't deserve this murky, dirty kind of politics जो यहाँ कुछ लोग practice कर रहे हैं. यासिर साहब भी उसमें कुछ. One more thing I want to clarify कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि no two Kashmiris have a reason to fight. यहाँ कुछ रहा ही नहीं कि जिसके लिए हम लड़े और आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करें. लेकिन एक कल्चर बनाया जाता है कि बड़े मुद्दे पे बात नहीं होगी, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हो, चाहे वो जमात इस्लामिया की बैन की बात हो. जो इम्पोर्टेंट लोग बंद है अभी भी, जिनकी कॉस्ट पे ये पॉलिटिक्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दों को, नए नए कार्टून्स को, जोकर्स को पॉलिटिक्स में लाया गया. हम ये नहीं कहते हम सही है, लेकिन हमें हक है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक डिस्कोर्स जो हो वो क्लीन हो, इशू सेंट्रिक हो और जम्मू कश्मीर के कोर इश्यूज पे बात हो. चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो लोग जमात इस्लामिया के लोग बंद है, बैन में है अभी भी. और मैं आपको ये बताऊं, मैं खुद बंद रहा हूँ एनआईए की कस्टडी में. मैं सेपरेटिस्ट नहीं था, मिलिटेंट नहीं था. हमने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे हिंदुस्तान के किसी भी इंटरेस्ट को नुकसान था. लेकिन मेन स्ट्रीम में रह के, एक उस जमात के साथ रह के जिन्हें ये कहा गया कि आपने अलायंस किया बीजेपी के साथ. कल महबूबा जी को आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा. सही बात है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी के भी जज्बात हर्ट हुए तो लीडर्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है. लेकिन उसके साथ साथ ये ऑनेस्टी का जो दावा लोगों ने, हमसे बहुत लोगों ने जब कल सवाल किए कि नहीं ऐसे गलती नहीं, ऐसे करनी चाहिए थी, उससे बड़ा मुद्दा है कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत को किस लेवल पे ले जा रहे हैं. आप सभी लोग यहाँ के रहने वाले भी है, आप मीडिया में है, आप ब्लॉगर्स भी है, आप एक्टिविस्ट भी है, आप पे भी जिम्मेदारी है कि यहाँ की सियासत की बुनियाद क्या होगी. क्या एक दूसरे को हम गाली देंगे? क्या एक दूसरे को हम कश्मीर को कोई फ़ायदा देते हैं या हमारी वजह से नुकसान होता है? और ये जो नया कल्चर है कि हर एजेंसी को मिसगाइड करना, इसके बारे में, किसी के बारे में, और सियासत अपनी तंजीमें बनाना या पार्टियां बनाना, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो आप कहते हैं हम दूसरों को बंद करके सियासत करेंगे. जब मैंने डीडीसी का फॉर्म भरा, पीडीपी से भरा, तो मुझे अरेस्ट किया गया. अब मैं नाम नहीं लूँगा उस लीडर का और उस पार्टी का जिसने वो काम किया, क्योंकि फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है. आज खुर्रम परवेज छूटा 2 साल के बाद, आज भी अल्ताफ बंटूश साहब जेल से उनकी डेड बॉडी आई. किसने बंद किया? अगर हम नाम बताएंगे ये कौन लीडर है जो ये काम करते हैं, शायद उनके मकान जलेंगे शाम तक. लेकिन गर्ज ये है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम यहाँ पर इस स्पेस में आए हैं ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा मिले. अगर हमारी वजह से फ़ायदा नहीं मिलता तो कम से कम ये जो नुकसान भी ना करे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके लिस्टें दे रहे हैं कि जमात को बैन करिए, फलाए आम के स्कूल को बंद करिए, सिराजुल उलूम को बंद करिए. ये कौन लोग हैं? ये हम में से है. सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिसलीड कर रहा है इन इश्यूज़ पर. फलाए आम का स्कूल 30 साल से चल रहा था जम्मू कश्मीर में, किसने कहा बंद करिए? ये सिराजुल उलूम को बंद करने का पिछले 30 साल में कोई हिस्ट्री है इन स्कूल में कि कोई बच्चे निकले हैं जो मिलिटेंसी में हो, सेपरेटिज्म में हो? नहीं है. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकले हैं. मुझे बताइए, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा है, सबसे बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त सारे जो हमारी हिस्ट्री है, क्रैकडाउन है कश्मीर यूनिवर्सिटी के. वहाँ की किताबों को बदला जा रहा है और उन चीज़ों पे सवाल ना उठे इसलिए एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं. अगर मेरी वजह से कोई फ़ायदा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं मैं इल्ज़ाम तराशी करूँगा. हर दिन किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बच्चे, हर चीज़ को आप घसीटते हैं सियासत में. और कहीं ना कहीं मकसद 5 अगस्त से, उससे पहले और आज भी, अगर मैं आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ, 40 लोग पीडीपी से निकाले गए. 40 लोग. ये जो एक साइडेड मैंडेट उमर साहब को मिला है, ये लड़ने से नहीं मिला. जहाँ पीडीपी के लोग थे वहाँ लड़ रहे थे, लेकिन डर डर के लड़ रहे थे. मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, हमें पता हमें कितने छापे पड़े. असेंबली इलेक्शन लड़ा, हमें कितनी सख्तियों का सामना करता. आज भी 10-10 तारीखें हम लोग देते हैं. हम क्या मिलिटेंट है? हम क्या सेपरेटिस्ट है? और जिन्होंने गन लाया, जो सेपरेटिज्म से निकले, वो कहते हैं दूसरा सेपरेटिस्ट अगर उनका भाई भी आएगा मेन स्ट्रीम में, उसको इजाज़त नहीं है. और यही लोग जो आज कब्रों में, जिनकी बुनियाद पे यहाँ सियासत चलती है सारी, वो कहते हैं जमात का बच्चा अगर सियासत में आएगा उसका हक ही नहीं है. क्यों नहीं है?
उनके सफ़े से लोग निकले जो आज उनके खिलाफ काम करते हैं। तो ये जो 40 लोग पीडीपी से निकाल दिए गए, ये आप लोगों के लिए भी सवाल है कि एक जमात पे क्रैकडाउन क्यों हुआ। अगर हम पे इल्ज़ाम था कि आपने अलायंस भी किया, तो हमारे ही 40 बंदे क्यों निकले? MLAs, MLCs, MPs, चुन चुन के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और पीडीपी से निकाल दिया गया। एक क्रैकडाउन किया गया। महबूबा जी की मदर को ईडी ने क्वेश्चनिंग की, उन्होंने कभी सियासत ही नहीं की। उनको पासपोर्ट, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को पासपोर्ट नहीं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एक जमात पर क्रैकडाउन है, मुसलसल है, आज भी है। कल से यासिर साहब के खिलाफ, कल से इनको धमकाया जा रहा है कि अब आपको आना है, अब आपको पेशी देनी है। अगर इस बुनियाद पे यहाँ सियासत चलेगी तो हम सियासत में तो हमारा रहना और ना रहना कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो पीडीपी के खिलाफ एक मुहिम है कि आप चुन चुन के बंदों को आइडेंटिफाई करें जिसकी कहीं बुनियाद है, उसको सेंट्रल एजेंसी समन करेंगे या कोई और समन करेगा या तंग किया जाएगा, उसके बाद यहाँ लेवल प्ले फील्ड ही नहीं है। हमने कौन सी बात की? जो भी इम्पोर्टेंट इशू जम्मू कश्मीर के हवाले से है उसकी तर्जुमानी सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप करता है। अगर कल लोगों ने नाराजगी दिखाई तब भी हम लोगों के पेश है। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा, लोगों के मकान डिमोलिश होते हैं, कोई एक पार्टी बात नहीं करती, सिर्फ एक पार्टी, एक जमात बात करती है, पीडीपी। एम्प्लॉयज टर्मिनेट हुए 311 में, सिर्फ पीडीपी ने बात की। जमात इस्लामिया पे बैन हुई, सिर्फ पीडीपी ने बात की। हर मुद्दे पे महबूबा जी ने बात की सबसे पहले, उसके बाद बाकी फॉलो करते हैं। उसके बाद आज भी अगर हम ये कहना चाहते हैं आपको, 30 सीटों से लेकर पीडीपी अगर 3 पे पहुंची, तो ये नहीं कि लोगों ने हमें रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं थे जिनको हम मैंडेट भी देते उस वक्त। 40 लोग एक जमात के निकाल दिए गए। ये सवाल कश्मीरी वोटर, हमारी हर शख्स को पूछना चाहिए कि ये जो अमानत होती है तंजीम किसी, ये हर शख्स की है, इसमें स्टेक हर कश्मीरी का है। अगर हमने गलती की है, आपका हक बनता है हमें सवाल करने का, हमें सजा देने का भी। लेकिन इस तरीके में एजेंसियों को इस्तेमाल करना, रोज धमकाना, रोज छापे डालना, क्रैकडाउन करना, एक जमात से निकाल के दूसरी जमात में, आप देखिए 5 अगस्त के बाद एक पार्टी तोड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्रैकडाउन नहीं हुआ, नॉट इवन 1%। 13 लोग पीडीपी के एमएलए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलए है, कुछ मिनिस्टर भी है, क्योंकि यहाँ सेफ नहीं था। लोगों ने नहीं रिजेक्ट किया, सरकार ने रिजेक्ट किया, दिल्ली ने रिजेक्ट किया, छापे डलवाए गए पीडीपी के खिलाफ। और आज भी जब हम बात करते हैं, चाहे वो जमात की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयज की टर्मिनेशन की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो मकान अटैच हुए, जब भी हम इन मुद्दों पर कोर इश्यूज पर लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी होती है। हमने उमर साहब के खिलाफ बयानबाजी नहीं दी, लेकिन हर दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब निकलती है पीडीपी के खिलाफ बयानबाजी देती है। हमने सजाद साहब के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं दी, लेकिन हर दिन शाम को वो निकलते हैं और अपना वो लड़ीशा चलाते हैं और पीडीपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और सजाद साहब का रोल, किरदार, सियासत, सेपरेटिज्म में से आए मेन स्ट्रीम में हम वेलकम करते हैं। उनको हक है, उनके बाप ने कुर्बानी दी, उनको हक है, उनके भाई को भी हक है, हर शख्स को हक है। लेकिन हम मुश्किलात नहीं बना रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो मुश्किलात ना बनाए। अगर मैं उनको ये बताऊं कि उनका रोल कहाँ कहाँ पे क्या था, शायद कश्मीर के लोग उनको यहाँ चलने भी नहीं देंगे। लेकिन हमारा गर्ज बार बार इन चीज़ों को घसीटने का, नो टू कश्मीरीज हैव अ रीजन टू फाइट इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इस वक्त यहाँ के डिस्कोर्स में सैनिटी हो, गाली गलोच ना हो। अगर हम कुछ ना कर सके, 370 वापस ना ला पाए, अगर हम कुछ नहीं दे सकते कश्मीरी को, कम से कम ये जिल्लत न दे। और ये जो तरीका है एक दूसरे को बंद रखने का, मकान अटैच करने का, प्रॉपर्टीज अटैच करने का, छापे डलवाने का, फिर लीडर्स को निकाल के दूसरी पार्टियों में लाने का, ये तरीका सही नहीं है। और हम सभी आप लोगों के थ्रू यही बात बताना चाहते हैं। आपको भी मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, सोशल मीडिया का रोल है। कई लोगों ने हमसे सवाल किए, लेकिन जो कोर इश्यूज है आप उनको भूले ना, उन पे फोकस करें, उन पे बात करें। रेस्ट ऑल इज बीइंग as an attempt used to divert attention from the core issues in Jammu and Kashmir. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ, ज़्यादा तो क्योंकि मैं श्रीनगर में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा नहीं हूँ। मैं यासिर ऋषि हूँ, सुंबल सोनावारी का रहने वाला हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था। 2002 से मैंने बिजनेस शुरू किया। तो 2002 में बिजनेस करके आपका एक जर्नलिस्ट है मासूद साहब, उसने एक दिन मुझे मदद की, तो मुझे बैंक ने थोड़ा सा फाइनेंस किया, तो अपना काम शुरू किया मैंने। अल्लाह का करम फजल है, 2008 में मुझे मुफ्ती साहब ने बुलाया, कहा कि आप पॉलिटिक्स में आ जाए। तो मैंने बड़ी मेहनत की। शायद आप लोग बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिनको मालूम है। मंडेट दे के मैंने कहा दूसरे दिन मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमने बहुत मुसीबतें देखी। सोनावारी में हमने बहुत सख्तियाँ देखी, क्योंकि 96 में जब वहाँ पर एक रजीम था इखवान का, कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैं PUC में पढ़ रहा था, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया।
फिर मैंने बड़ी सख्तियां उठाई, मेरा घर जलाया गया, मुझे फिर भागना पड़ा यहाँ से काफी टाइम। कभी मैं मिलिटेंट नहीं रहा हूँ, कभी मैं सेपरेटिस्ट में नहीं रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और एक बात हो गई मेरे साथ, इसके बाद जब 2005 अगस्त के बाद हमें तंग, उससे पहले ही तंग करना शुरू कर दिया गया, तो मुझे खासकर मतलब मेरे ऑफिस में रेडें पड़ी, मुझे तंग किया गया। अल्लाह के कर्म फजल से मैं बताऊं आपको, मैंने आज तक, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, एक मरला आप सब मुझे साबित करके दो मैंने किसी का खाया। आज तक मुझे आप ये साबित कर दो आपको किसी के साथ मुकदमबाजी, आज तक मुझे ये भी साबित नहीं करके देगा कोई कि मेरे जमीन, मेरी प्रॉपर्टी पे पटवारी निशानदेही के लिए आया। हो गया एक मसला। दूसरा मसला बैंक का। बैंक में मुझे आप बता दीजिए, मैंने एक पैसा, एक अकाउंट मेरा कभी एनपीए हुआ हो या कोई चीज हुआ हो, वो भी कभी नहीं हुआ। कोई मुझे आ जाए कि जिसके साथ मुझे मुकदमबाजी है कि मैंने किसी का हक खाया, पैसा खाया, कभी नहीं। कोई मुझे लड़ाई नहीं, किसी के साथ मुझे कोई झगड़ा नहीं, कोई चीज नहीं आज तक हुई। लेकिन इसके बाद बावजूद हमें, छोटा मोटा बिजनेसमैन था मैं, पॉलिटिक्स में मैं उभर गया थोड़ा सा अपने एरिया में, तो उसके बाद हमें तंग करना शुरू कर, उसके बाद हमें बिल्कुल तंग करना शुरू कर दिया गया। तो 2000 इसके 5 अगस्त के बाद जब पीडीपी के क्रैकडाउन कसा गया, तो सबसे पहले मुझे टारगेट किया गया। तो मुझे कहा गया कि आपके लिए जो हमें क्या कहते हैं उसको, जहाँ वहाँ कोपाड़ा का है वो एक बिजनेसमैन, क्या नाम है उसका, जूर वटाली साहब के साथ एक बार खुली है। मैं अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख कर, और बहुत से लोग गवाह है इसके मेरे, जिनके सामने मुझे ये लीडर्स कहते थे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बार खुली थी। तो घर वाले भी घबरा गए। मैं पीडीपी से नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि निकलता वो जिसको वहां लालच है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी, आज तक आप मेरा चेक कर लीजिए, मैंने आज तक 1 रुपया तनख्वाह की अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया। सब लोगों को, मेरे लोकल वहां पर जर्नलिस्ट है, इनसे पूछ लीजिए, मैंने 1 रुपया, इनको बता दीजिए क्या मुझे किसी के साथ कोई नाराजगी है, क्या मैंने किसी का जमीन हड़पा है, क्या मैंने किसी का कुछ खाया है, ऐसा नहीं किया मैंने। उसके बावजूद क्या मेरे कोई मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का ताल्लुक है, क्या मेरा किसी सेपरेटिज्म के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, मेन स्ट्रीम में आए मुफ्ती साहब ने जब किया तब भी मुझे घर वाले नाराज थे, तो मुझे घर से 6 महीने मुझे घर वालों ने बात ही नहीं की, लेकिन तब भी मैं आया, खाली इसलिए क्योंकि हम उस इलाके से रहने वाले, वहां पर बहुत गुर्बत है मेरे भाई, बहुत तंग दस्ती है वहां पर। मैं वही आना चाहता हूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो ये इल्जाम देते हर किसी को, हर कोई चोर है, हर कोई चोर नहीं। अगर आप मुझे करके दीजिए कि मैं चोर नहीं, मैंने 1 पैसा मुझे बता के दीजिए मैंने किसी का किया। कल की बात है, अचानक, मतलब इससे पहले हमें इतना सताया गया। आरिफ साहब को, मेरा जो हमारा वहीद साहब के साथ हो, उसको माला डाली गई। जब तब तक नहीं छोड़ेंगे आपको, अगर आपने माला नहीं डाली तो आपको वहां जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा आपको। उसको माला डाली गई। उस वक्त हम लोगों को बहुत तंग किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज नया इंसान निकल गया, शेख इमरान साहब। इमरान साहब, आप पॉलिटिक्स में आए, कोई मसला नहीं, आप हर किसी को इज्जत उतारने में चले। कहीं मौलवी उमर फारूक साहब को, कहीं आगा हसन साहब को, कहीं क्या कहते हैं उसको, हादी साहब को, कहीं अली मोहम्मद सागर साहब को, हर किसी को, मसरूर साहब को, हर किसी को कहते हैं इनको बंद करो। और उसको खुलम खुला कह रहे थे मसरूर साहब के ये है, इसने वो किया, इसको बंद करो। किनको बंद कर, हमने कितनों को बंद करवाना है? आप इससे क्या निकलेगा? इतने तो बंद हो गए, क्या मिला अब आपको? हमें तो इससे में कुछ नहीं निकलेगा। अली मोहम्मद सागर के बेटे सागर, क्या कहते, सलमान सागर साहब ने मुझे एक बहुत अच्छी बात की, कहा था जो ये लोग आज मुझे ये गालियां देता है इमरान शेख साहब, एक दिन सब इसके शिकार हो जाएंगे। आज आप हाथ सेक रहे हो, एक दिन सब आप इसमें गिर जाओगे। यही वाक़ा हुआ। कल की बात है, मेरा एक लड़का है दानिश फारूक, मेरा साथ होता है मेरा ये, उसको एक लड़का, इनका इशफाक गिलकार, इनका फोन कर रहा है कि मुझे इमीडिएट यासिर साहब को बता दो, इन्फॉर्मेशन एक है। तो उसको जब लगा कि कोई चीज़ है, तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग की। वो रिकॉर्डिंग इसमें है। रिकॉर्डिंग में वो उसको कह रहा है, तब भी मैं दिखा दूंगा, तो वो उसको दिखा रहा है, बता रहा है सीधे, यार यासिर ऋषि को बताओ, यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है, NIA बैठी है, IB बैठी है, ED बैठी है और ACB बैठी है, ये यासिर साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। जब उसने मुझे ये कहा तो मैं तो थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने इतने में उसको, मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे दे दो, क्योंकि मैं अगर NIA को कुछ पूछना है मुझे डायरेक्ट पूछे, वो सजाद के नहीं उन्होंने के घर क्यों जाएगी? अगर ED को मेरे साथ कोई क्वेश्चन खुद करे मुझे। अगर मैंने कोई गलती की, अगर मैं सेपरेटिस्ट रहा, अगर मैंने सेपरेटिज्म कोई चलाया, तो मुझे खुद पूछे, मुझे पकड़े, मुझे ये रहने का हक नहीं है। यही बार बार कहना कि उसके साथ जब ये हुआ, ये कोई ये नहीं, ये PC का स्पोक्स पर्सन है नॉर्थ कश्मीर,
ये इशफाक गिलकार सेंट्रल कश्मीर का स्पोक्स पर्सन, ये कह रहा है इसको कि ये इसने रिकॉर्ड किया। जब इसने रिकॉर्ड किया तो इसने बिल्कुल उसको ये डाल दिया सोशल मीडिया पे। मैं ये कहना चाहता हूँ एजेंसीज को, अगर ये झूठ है तो ऐसे लोगों को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर वो उसने झूठ बोला तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो जाएगी? एनआईए क्यों नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई? अगर सजाद साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो? अगर इमरान साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? यार मैंने तो देख लो, इमरान साहब आपने फिर भी सेटलमेंट बैंक के साथ की है, मैंने तो नहीं की ना। मैंने तो 1 रुपया कभी, मैं एनपीए आज तक हुआ ही, मुझे पता ही नहीं एनपीए क्या है। यार मैंने कभी कुछ नहीं किया। यार आपके ऊपर आपको किसी बाकी ने बंद थे काफी टाइम, मुझे तो मेरे ऊपर भी बहुत कसा गया था, मेरे ऊपर केस नहीं बना क्योंकि मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं किया। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, फिर उन्हें कल काफी फोन किए, गालियां दे रहे थे, गालियां बार बार दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, क्योंकि कितना डरेंगे हम यार, कितना ये गालियां हमें देंगे, क्यों ये हमें गालियां दे रहे, क्यों ये हर कश्मीरी को जलील करने पे तुले। तो मैंने भी यहाँ से बदतमीजी की, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इसी ने क्या नाम है ये इशफाक गिलकार और बाकी लोग वो इसमें, मैं उधर नहीं लेगा। मैं एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ मसला नहीं है ये, मसला ये नहीं ये क्या कर रहे हैं, मसला ये आखिर हम लोग कब तक डरेंगे, कितनों की ये टोपियां उछालेंगे, क्यों ये कितने हमारे मौलाना उमर फारूक साहब कुछ भी लाख इख्लाफात से हो। ठीक है भाई, आज मैं बता रहा हूँ ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे शायद बंद भी करवाएंगे इनके मुताबिक, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। 6 साल के बाद 10 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, इनके बच्चे भी यही रहे हैं। ये ना समझे कि मैं डरपोक, मैं डरूंगा नहीं। उस वक्त चला गया वो डर जब आपने मुझे डराया, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आपको पता है बहुत तंग किया, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था उस वक्त। इंसान डरता है यार, बहुत हो गया मुझे, कितना डराओगे आप हमें, क्यों आप हमें डराओगे यार, क्यों, हमने किया क्या? अगर आपने देखो, आप सेपरेटिस्ट उसमें भी थे, मैं तो नहीं था यार, मैं तो बच्चा था, मैंने कौन सा गुनाह किया, मुझे बता दिए यार। अगर ठीक है मेरा एक बच्चा है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे डराओगे। और मैंने इतने यतीमों को मैं आज भी परवरिश करता हूं, अगर अल्लाह ने करे आप मुझे मरवा भी दोगे, उसको बहुत परवरिश करने वाले मिलेंगे। मैं सदकात अपने, मैं हर महीने अपने पैसे की सदकात निकालता हूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं इनकी तरह, ये लोगों के पैसे कहां से पैसे लाते, मुझे पता है कहां से आप लोग पैसे लाते हो। सर मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, मुझे नहीं पता है, मुझे शायद ये बंद करवाएंगे कि क्या करवाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी मुझे हुआ। कौन किसको दिल था पीड़ी, मुझे बहुत से लोगों को बड़ी हो ये है वो मुझे लिखते हैं कि आपने पार्टी बंदी, क्या करता भाइयों, मैं अपने लोगों मैं क्या करता उस वक्त जब मेरे ऊपर क्रैकडाउन कसा गया, जब कहा गया कि आपके लिए बार खुली है इसके साथ, वटाली साहब के साथ, अगर आपने नहीं किया क्या करता मैं उस वक्त, पार्टी नहीं छोड़ता और क्या करता, मुझे बता दिया। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, इन लोगों को कह दीजिए, इनको कह दिए कश्मीरियों की बहुत यार हम बहुत दुखी कौम है यार, हम बेबस कौम है। आप लद्दाखियों की तरफ देखो कैसे वो एक बने हुए, क्यों ये हम लोगों को एक दिन एक को इज्जत उछालते हैं, दूसरे दिन दूसरे को, महबूबा मुफ्ती जी को, अली मोहम्मद सागर साहब को क्या कहते हैं उसको, आप खुद ही हमको नाम लेके क्या बताते उसको, कितनी गालियां देते। मेरा वही गुजारिश है आपसे, हमारी पीडीपी को, ये छोटी पार्टी, हम कोई नेशनल पार्टी नहीं है, हम कश्मीरियों की बात करना चाहते हैं यार। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में मैं अपने लोगों की बात करना चाहता हूँ, मुझे वहां पर बहुत सख्ती है, बहुत गुर्बत है यार। अगर हुआ होता कुछ शायद मैं नहीं करता यार। मैं चाहता हूं कि वहां पर भूखे लोग रहते हैं, वहां पर खाली पेट सोते हैं लोग, अल्लाह गवाह वहां पर बहुत से लोग खाली पेट सोते हैं। मेरा अल्लाह जान रहा है, मैं खाली इसलिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मुझे आज तक मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी मिनिस्टर मुझे कहे यासिर ऋषि आपने कोई सिफारिश करवाई, कोई भी अफसर मुझे बता दे, मेरा आपसे गुजारिश है यही, इन लोगों को अब मैं सब एजेंसीज को सारे इनको कहता हूं, अगर ये झूठ है, अगर इस लड़के ने झूठ बोला, इससे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सबक मिले, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं चलेगा। शुक्रिया। क्वेश्चंस इसी पे पूछिए, क्वेश्चंस आप इसी पे पूछिए, क्वेश्चन इसी पे पूछिए। अगर इस पे क्वेश्चन है तो बताइए, इसी पे आप सवाल पूछिए और किसी पे नहीं। आपके कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि वो आप प्लीज क्वाइट रहिए। एजेंसी का फुल प्रूफ बंदा है, क्या ये आप कहना चाहते थे? Of course, these aren't just serious allegations. We are substantiating these allegations. We know सबसे पहले जब यासिर साहब को छुड़वाई गई पीडीपी 2019 में, किसके बिहेफ पे छुड़वाई गई?
एंड वो सारा जो रचा ऑर्केस्ट्रेट किया वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप ने किया. एंड टू दिस डे they are trying to use ED, they are trying to use NIA. Many of our political leaders were arrested, they were thrown into jail. यासिर साहब को भी हरास किया गया, पूरा NIA के थ्रू इनको ब्लैकमेल किया जाता है और ये एक बहुत सीरियस सिलसिला है, नाम लेके. और इसलिए हम आज 7 साल बाद फाइनली बात करें. पहले तो मैंने कभी आके पब्लिक डोमेन में नहीं की, तो मैं अमित शाह साहब से भी कहना चाहती हूँ कि आपका नाम इस्तेमाल कर करके आपकी एजेंसीज को यहाँ शायद गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है. सो देयर शुड बी एन इमीडिएट क्रैकडाउन ऑन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. मैडम कश्मीर की बात करें तो नहीं, कश्मीर की नहीं, आज हम इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे. आप ANI के हैं, आप ANI के हैं ना, ANI के हैं आप, ABP के हैं. चलिए आज इसी के बारे में बात होगी. यासिर साहब के खिलाफ ही ABP और ANI भी सेम ही है. हाँ. ये इसके खिलाफ ही ऐसे एलिगेशंस क्यों हैं? हम आपको प्रॉपर सॉलिड प्रूफ दे रहे हैं, ऑल रिकॉर्डिंग्स हैं और हम जानते हैं 7 साल पहले भी यासिर साहब को PDP में कैसे निकाला गया बाय यूजिंग NIA. So these are very serious charges and the Home Minister must come clean. If it's not being done on his behest, then this should be immediately stopped. Thank you.